ये कहानी उत्तर प्रदेश के गांव मऊहार की है। ये कहानी उन पुरानी पगडंडियों और पीपल के पेड़ों के इर्द गिर्द घूमती है जिनके बारे में बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते हैं। गांव की शाम शहर जैसी चकाचौंध वाली नहीं होती। वहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसरने लगता है। मऊहार गांव में भी यही नियम था। सूरज डूबा तो चौखट के अंदर। लेकिन शहर में पढ़ने वाला आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वो 5 साल बाद अपने दादाजी के पास गांव आया था। रात के 8 बज रहे थे। आर्यन अपने दोस्त सुमित के साथ घर के बाहर चबूतरे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी दादाजी लाठी टेकते हुए बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, आर्यन, अंदर आ जाओ बेटा। हवा का रुख बदल रहा है और आज अमावस की रात है। आर्यन मुस्कुराया। दादाजी, आप भी डरा रहे हैं, बस 10 मिनट और। दादाजी ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, याद रखना, इस गांव के पश्चिम वाले रास्ते पर जो पुराना बरगद का पेड़ है उधर मत जाना। वहां वो आज भी भटकती है। दादाजी के अंदर जाते ही सुमित ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, कहते हैं उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा रहती है जिसने सालों पहले कुएं में कूदकर जान दे दी थी। लोग कहते हैं उसकी पायल की आवाज आज भी सुनाई देती है। आर्यन को मजाक सूझा। उसने कहा, चलो सुमित, आज देख ही लेते हैं कि भूत होते कैसे हैं। अगर हम वहां से लौट आए तो तुम मुझे कल शहर वाली पार्टी दोगे। सुमित डर रहा था, लेकिन आर्यन की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। दोनों टॉर्च लेकर पश्चिम के रास्ते पर चल पड़े। गांव की गलियां पीछे छूट चुकी थीं। अब सामने सिर्फ ऊंचे ऊंचे खेत और धूल भरी पगडंडी थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। झींगुरों की आवाजें इतनी तेज थीं कि कान फटने लगे। जैसे जैसे वो बरगद के पेड़ के करीब पहुंचे, सुमित ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। भाई, वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे डरपोक, देख, सामने ही तो पेड़ है वो। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी सामने मारी। सामने वही विशाल बरगद का वृक्ष था। उसकी शाखाएं जमीन तक लटकी हुई थीं, जैसे कोई हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक आर्यन की टॉर्च की रोशनी एक चीज पर रुकी। पेड़ की एक डाल पर एक सफेद कपड़ा लहरा रहा था। शायद किसी का दुपट्टा फंस गया होगा। आर्यन ने खुद को तसल्ली दी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। छन छन छन। ये पायल की आवाज थी, साफ, खनकती हुई और बहुत करीब। सुमित के पसीने छूटने लगे। आर्यन भाग यहां से, ये कोई मजाक नहीं है। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च फिर से घुमाई। इस बार रोशनी पेड़ के नीचे बने पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं की मुंडेर पर एक औरत बैठी हुई थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसके बाल कमर तक लंबे और उलझे हुए थे। वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। आर्यन की आवाज गले में ही फंस गई। तभी वो औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी। जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो दोनों के होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काली परछाई और दहकती हुई 2 लाल आंखें। उसने अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया और एक डरावनी फटी हुई आवाज में बोली, बेटा, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? आर्यन और सुमित ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके ठीक पीछे दौड़ रहा है। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। भागते भागते सुमित पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। आर्यन उसे उठाने के लिए रुका तो उसने देखा कि वो औरत अब सुमित के ठीक पीछे खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और वो हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। भाग सुमित! आर्यन ने जोर से चिल्लाया और सुमित को घसीटते हुए गांव की ओर ले भागा। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो दादाजी के घर के आंगन में नहीं पहुंच गए। अगले दिन आर्यन को तेज बुखार था। दादाजी ने उसे और सुमित को नीम के पानी से नहलाया और गले में एक तावीज बांधा। दोपहर में जब आर्यन थोड़ा संभला तो उसने दादाजी को सब बताया। दादाजी ने भारी मन से कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम बच गए। आज से 20 साल पहले उसी पेड़ के पास मेरा छोटा भाई खो गया था। वो भी तुम्हारी तरह निडर था। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। दिन का उजाला था, लेकिन उसे आज भी
वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, छन छन छन। पिछली घटना के बाद आर्यन को कई दिनों तक बुखार रहा, लेकिन उसके मन में डर से ज़्यादा एक सवाल था, क्या वो औरत सच में किसी की मदद मांग रही थी या वो सिर्फ एक छलावा था। गांव के लोग अब आर्यन को अजीब नज़रों से देखने लगे थे। सुमित ने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया था, लेकिन आर्यन को चैन नहीं था। उसे हर रात सपने में वही कुआं और वही बिना चेहरे वाली औरत दिखाई देती। एक दोपहर आर्यन ने हिम्मत जुटाई और गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका बाबा के पास गया। काका बाबा 90 साल के थे और गांव की हर पुरानी घटना के गवाह थे। आर्यन ने उनसे पूछा, काका बाबा, उस कुएं पर जो औरत है वो कौन है? वो हमसे घर छोड़ने को क्यों कह रही थी? काका बाबा ने अपनी धुंधली आंखों से आर्यन को देखा और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोले, बेटा, उसका नाम पार्वती था। 40 साल पहले वो शहर से इस गांव में ब्याह कर आई थी। उसका पति फौज में था। एक रात खबर आई कि वो सरहद पर शहीद हो गए। पार्वती सदमे में पागल हो गई थी। वह हर रात उसी रास्ते पर खड़ी होकर अपने पति का इंतजार करती। एक अमावस की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे तंग किया और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उसी कुएं में कूद गई। काका बाबा ने रुककर एक ठंडी सांस ली। वो आज भी अपना घर ढूंढ रही है, क्योंकि उसका घर तो उसके पति के साथ ही खत्म हो गया। आर्यन को डर की जगह अब उस आत्मा पर तरस आ रहा था। उसने तय किया कि वो इस भटकती रूह को शांति दिलाएगा। उसने शहर से अपने एक दोस्त को फोन किया जो पुरानी चीजों का जानकार था। उसने बताया कि ऐसी आत्माओं को शांति देने के लिए उसके किसी प्रिय वस्तु को धार्मिक विधि से विसर्जित करना पड़ता है। आर्यन ने दादाजी के पुराने संदूक खोजे। उसे वहां एक पुरानी चिट्ठी मिली जो पार्वती के पति ने लिखी थी, जो कभी डाकघर से उसके घर तक पहुंच ही नहीं पाई थी। वो चिट्ठी अब पीली पड़ चुकी थी। आर्यन ने सुमित को मनाया, भाई, ये आखिरी बार है। अगर हम आज नहीं गए तो वो हमेशा भटकती ही रहेगी। दोनों फिर से उसी बरगद के पेड़ की ओर बढ़े। इस बार आर्यन के हाथ में टॉर्च के साथ साथ वो पुरानी चिट्ठी और एक मिट्टी का दिया था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, वातावरण भारी हो गया। वही पायल की आवाज फिर गूंजी, बेटा, क्या मेरा घर आ गया? वही खौफनाक आवाज पीछे से आई। आर्यन कांपा, लेकिन इस बार भागा नहीं। उसने मुड़कर देखा। वो साया उसके बिल्कुल ठीक सामने था। आर्यन ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी आगे बढ़ाई और कहा, काकी, आपके पति का संदेश आया है। वो आपको बुला रहे हैं। आर्यन ने वो चिट्ठी कुएं की मुंडेर पर रखी और दिए को जला दिया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। उस साये ने धीरे से हाथ बढ़ाकर चिट्ठी उठाई। जैसे ही उसने चिट्ठी को छुआ, उसकी लाल आंखें शांत हो गईं। उसके चेहरे की जगह अब एक धुंधला लेकिन सौम्य चेहरा उभर आया। उसने आर्यन की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई। हवा में एक सुकून भरी खुशबू फैल गई। अगले ही पल एक जोरदार चमक हुई और वो औरत, वो पेड़ का सन्नाटा और वो खौफनाक एहसास सब गायब हो गए। कुआं अब बस एक साधारण पुराना कुआं लग रहा था। थोड़ी देर बाद सुमित और आर्यन घर लौट आए। उस रात आर्यन को कोई बुरा सपना नहीं आया। अगले दिन जब वो उस रास्ते से गुजरे तो वो बरगद का पेड़ अब डरावना नहीं लग रहा था। गांव वालों ने बताया कि उस रात के बाद किसी ने भी पायल की आवाज नहीं सुनी। पार्वती को उसका घर मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।